सभी का आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम बात कर रहे थे कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय के अध्याय सेकंड पर उपभोक्ता संतुलन, जिस पर हमने अब तक गणनावाचक कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पर चर्चा कर रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे सम सीमांत तुष्टिगुण सिद्धांत के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी पर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में रासमान सीमांत उपयोगिता पर विस्तार से चर्चा की थी। समसीमांत तुष्टिगुण का सिद्धांत के बारे में आपसे वार्षिक परीक्षा के अंतर्गत प्रश्न पूछा जा सकता है। समसीमांत तुष्टिगुण जो सिद्धांत है उसके कई नाम हैं, उन नाम के बारे में भी अधिकांशतः प्रश्न पूछा जाता है, जिनमें हम देखेंगे अधिकतम संतुष्टि का नियम भी इसे ही कहा जाता है, आनुपातिकता का नियम भी कहा जाता है, स्थानापन्न का नियम भी कहा जाता है, समसीमांत प्रतिफलों का नियम भी इसे कहा जाता है और गोसेन का द्वितीय नियम भी कहा जाता है। जैसा कि हमने रासमान सीमांत उपयोगिता नियम को गोसेन का प्रथम नियम कहा है। ये भी जानेंगे आखिर इनको इन नामों से क्यों पुकारते हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा पर भी बात करें। आखिर ये समसीमांत तुष्टिगुण सिद्धांत क्या है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, जो तुष्टिगुण है वो कौन सी सीमांत तुष्टिगुण है, मार्जिनल यूटिलिटी है, वो क्या हो जाए, सम हो जाए, समान हो जाए। अर्थात हम देखते हैं कि एक उपभोक्ता दैनिक जीवन में अनेक वस्तुओं का प्रयोग करता है, उपभोग करता है, और एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि कहाँ प्राप्त होगी, उसके लिए ये नियम दिया गया है। इसके अंतर्गत जो भी सीमांत उपयोगिता, जो मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त हो रही है विभिन्न वस्तुओं के द्वारा, उनकी जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अर्थात जिस बिंदु पर जितनी भी उपयोगिता, जो जितनी भी वस्तुएं हैं उनका हम प्रयोग कर रहे हैं, उनसे मिलने वाली सीमांत तुष्टिगुण जहाँ बराबर हो जाता है, वही एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है, या हम यूँ कहें वो उपभोक्ता का साम्य बिंदु, संतुलन बिंदु होता है। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये रहेगा कि जहाँ जो वस्तुएं हैं उनकी सीमांत उपयोगिता एक दूसरे के बराबर हो जाती है, वहाँ उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। हम इसे एक सरल उदाहरण के द्वारा भी समझेंगे, जिसके अंतर्गत हम दो वस्तुएं लेंगे। चलते हैं एक तालिका, एक डायग्राम के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आपको इन नामों के बारे में भी लिखना होगा एग्जाम में, जब आपसे बड़ा प्रश्न पूछा जाए। उसके बाद आपको इसकी परिभाषा भी लिखनी है, जो आपकी जो पुस्तक है उसकी पेज संख्या 14 पर है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि समसीमांत उपयोगिता नियम को कई नामों से जाना जाता है, जिसे गोसेन का द्वितीय नियम, प्रतिस्थापन का नियम, आमदनी के आवंटन का नियम, अधिकतम संतोष का नियम। यहाँ आपको इसका अर्थ लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, सरल शब्दों में इस नियम को हम इस तरह व्यक्त कर सकते हैं कि उपभोक्ता को विभिन्न वस्तुओं पर अपना व्यय इस तरह करना चाहिए। चूँकि हम जानते हैं उपभोक्ता अपनी आय को खर्च करता है, और इस नियम के अनुसार उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं पर जिनका वो प्रयोग कर रहा है, उपभोग कर रहा है, उस पर इस प्रकार से खर्च करना चाहिए कि प्रत्येक दिशा में व्यय की अंतिम इकाई से, जैसे एक्स वस्तु का प्रयोग कर रहा है, वाई वस्तु का प्रयोग कर रहा है, जेड वस्तु का प्रयोग कर रहा है, तो एक्स वस्तु से तथा वाई वस्तु से जेड वस्तु की जो अंतिम इकाई जो प्रयोग कर रहा है से प्रमाणित उपयोगिता बराबर या लगभग बराबर हो। ऐसा करने से उपभोक्ता अपनी संतुष्टि अधिकतम कर सकेगा, या हम यूँ कहेंगे उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा। तो ये आपको उसके अंतर्गत लिखना है, फिर इसकी एक टेबल बनानी है और फिर उसका डायग्राम बनाना है। तो जैसा कि आपकी इस पुस्तक में अगले पेज पर ये टेबल दे रखी है, ठीक है। ये सीमांत उपयोगिता की इकाइयाँ हैं। मैं आपको एक टेबल और बता रहा हूँ, उसको आप बनाने का प्रयास करना, समझने का प्रयास करना, बड़ा सरल सा काम है। यहाँ हम देखेंगे कि एक उदाहरण के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन आधुनिक आधार पर अगर हम इसको देखें
कि एक उपभोक्ता कहाँ संतुलन की स्थिति में होगा, उसके लिए दो शर्तों को होना आवश्यक है। इन शर्तों के बारे में भी आपको लिखना है। पहली शर्त पर अगर हम चर्चा करें तो जैसा कि हमने देखा कि अगर x वस्तु y वस्तु का प्रयोग कर रहा है, यहाँ हम सरलता की दृष्टि से दो वस्तुएं लेंगे, एक x वस्तु और एक y वस्तु। अगर x वस्तु की बात करें तो x वस्तु से प्राप्त होने वाली जो सीमांत उपयोगिता है जो अंतिम इकाई से, वो y वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेकिन आधुनिक अगर स्तर पर देखें, क्योंकि हम देख रहे हैं सामान्यतः जो वस्तुएं हैं उनकी कीमतें एक समान नहीं होती, अलग अलग वस्तुओं की कीमतें अलग अलग होती है। इसलिए इसको इस प्रकार से हमें लिखना होगा MUX अपॉन PX बराबर MUY अपॉन PY। यहाँ MUX का तात्पर्य है x वस्तु की सीमांत उपयोगिता और MUY का तात्पर्य है y वस्तु की सीमांत उपयोगिता, और PX का मतलब है x वस्तु की कीमत और PY का मतलब है y वस्तु की कीमत। तो पहली शर्त के अनुसार हमारा तात्पर्य ये रहेगा कि x वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत का अनुपात है वो y वस्तु की सीमांत उपयोगिता और उनकी कीमत का जो अनुपात है उसके बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक उदाहरण दूंगा आपको, जैसे x वस्तु की सीमांत उपयोगिता 40 है और उसकी कीमत 4 है, और y वस्तु की मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता अंतिम इकाई से 20 है और उसकी कीमत 2 है। तो इस प्रकार हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ इन दोनों का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब पहली शर्त बड़ी सरल सी है। यहाँ MUX क्या है ये भी आप लिख लेना कि MUX है x वस्तु की सीमांत उपयोगिता, PX है y वस्तु की कीमत, x वस्तु की कीमत, MUY है y वस्तु की सीमांत उपयोगिता और PY है y वस्तु की कीमत। दूसरी शर्त है जो संतुलन के लिए कि उपभोक्ता की जो आय है, चूँकि बच्चों यहाँ हमने केवल दो वस्तुएं ली हैं, इसलिए हम यहाँ देखेंगे कि उपभोक्ता की आय है वो x वस्तु पर किया जाने वाला खर्च और y वस्तु पर किया जाने वाला खर्च का टोटल के बराबर होना चाहिए। जैसे उपभोक्ता के पास 100 रुपये खर्च करने के लिए है, तो यहाँ x वस्तु पर चाहे वो 40 रुपये खर्च कर रहा हो चाहे 20 कर रहा हो, और यहाँ y पर 60 है, इसका मतलब इन दोनों का टोटल भी कितना आ रहा है, 100 के बराबर आ रहा है। कहने का मतलब ऐसा नहीं होगा कि उपभोक्ता के पास 100 रुपये और वो खर्च 110 कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। ये जो आय है उसको वे के बराबर करेंगे। तो यहाँ हम समझें कि x वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा, जैसे उसने पार्ले जी खरीदा है तो पार्ले जी की कीमत कितनी है, 5 है, और उसने 10 इकाई की है, इसका मतलब x वस्तु पर खर्च कितना किया है, 50। इसी प्रकार कोई अन्य वस्तु है जिसकी कीमत 10 रुपये है और उसकी उसने यहाँ हम देखेंगे कि 5 इकाई खरीदी है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये भी कितना है, 50 प्लस 50 और टोटल कितना हुआ, 100 हुआ। तो कहने का हमारा तात्पर्य है कि पहली शर्त संतुलन की ये होगी कि सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात बराबर होना चाहिए, और दूसरी शर्त है कि हमारी जो आय है उसके बराबर खर्च होना चाहिए। वैसे भी हम देखें कि हम दुकानदार के पास जाते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं, तो वो कोई हमारा अंकल तो लगता नहीं कि 100 रुपये दिए और उससे हम 150 रुपये का सामान खरीद ले, ऐसा नहीं हो सकता। अब इसे हम एक तालिका के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। बड़ी सरल सी तालिका है। तो बच्चों आपको सबसे पहले इन नामों को लिखना है, जब आपसे प्रश्न पूछा जाए फिर ये परिभाषा, इसका अर्थ लिखना है, अर्थ लिखना है इसका, जो कि मैंने अभी किताब के अंतर्गत आपको बताया है। फिर इसकी संतुलन की शर्त को आपको बताना है। उसके बाद हम चलते हैं एक काल्पनिक उदाहरण के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। माना उपभोक्ता के पास जो आय है वो 14 रुपये है, x वस्तु की कीमत कितनी है, 2 इकाई, और y 2 रुपये है, और y वस्तु की कीमत कितनी है, 3 रुपये है। अब हमें ये तालिका दे रखी है। बच्चों ये तालिका काल्पनिक है, आप अपने हिसाब से इसको बना लेना, आपको अच्छा लगे उस प्रकार से बना लेना।
परंतु जैसा कि हमने सीमांत उपयोगिता रास नियम के अंतर्गत देखा कि जो ये सीमांत उपयोगिता कैसी होनी चाहिए, घटती हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं 40 से 45 कर दो फिर 50 कर दो, ऐसा गलत होगा। यहाँ हम वस्तु की इकाइयाँ ले रहे हैं कि अक्स वस्तु की एक इकाई से कितनी सीमांत उपयोगिता मिल रही है 40, दूसरी इकाई से कितनी मिल रही है 36, तीसरी इकाई से कितनी मिल रही है 32, चौथी इकाई से कितनी मिल रही है 28, पाँचवीं इकाई से कितनी मिल रही है 24 और ये इतनी है। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता को इस कॉलम से लिखा है। मैंने सरलता के लिए, चूँकि हमें एक पहली शर्त है एम यू एक्स अपॉन पी एक्स बराबर एम यू वाई अपॉन पी वाई को बराबर लेना है, इसलिए मैंने यहाँ इस कॉलम को और बना दिया है। क्यों? क्योंकि 40 में मैंने ये दो का, हर प्रत्येक में मैंने दो दो का भाग इसलिए दिया है क्योंकि अभी हमने अक्स वस्तु की कीमत कितनी ली है, 2 रुपये ली है, 2 रुपये ली है। यहाँ हम देख रहे हैं 40/2 यानी 20, फिर यहाँ 36/2 18 और यहाँ 32/2 16, 28/2 14, 24/2 12 और 20/2 10। कोई दिक्कत नहीं है, हमने यहाँ कीमत का भाग दिया है एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता में। ठीक उसी प्रकार यहाँ वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता में हमने वाई वस्तु की कीमत का भाग दिया और ये हमने निकाल लिया है। यहाँ आपको हमें ये देखना है कि पहली शर्त तो क्या है कि इन दोनों का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ ये 16 और ये 16 भी बराबर है। इसका मतलब अक्स वस्तु की कितनी इकाई लेगा, 3 इकाई, और वाई वस्तु की कितनी इकाई, 1 इकाई, 3 और 1। ठीक है, पहली शर्त के अनुसार। लेकिन आप यहाँ थोड़ा देखिए कि हमारे पास जो आय है वो कितनी है, 14 रुपये है। अब हम यहाँ ले रहे हैं अक्स वस्तु की 3 इकाई, तो अक्स वस्तु की प्राइस कितनी है, 2 है, प्लस वाई वस्तु की कीमत कितनी है, हमने इकाइयाँ कितनी ली है, 1, इंटू कीमत कितनी है, 3। तो अब टोटल खर्च देखो, ये हुआ 6 + 3 यानी 9। इसका मतलब हमारी आय के बराबर इसका खर्च नहीं हो रहा है, इसका मतलब दूसरी शर्त पूरी नहीं हो रही है। उसके बाद हम देखें तो फिर क्या करें, आगे हम देखें कि अक्स की, यहाँ देखो, यहाँ इनका अनुपात इस अनुपात के बराबर है। इसका मतलब अक्स की कितनी इकाई, 4 इकाई, और वाई की कितनी इकाई, 2 इकाई। तो अब हम देखें शर्त के अनुसार कि हमारी जो आय है वो कितनी है, 14 है। अक्स की कितनी इकाई ली, 4 इकाई, कीमत कितनी है, 2, प्लस वाई की कितनी इकाई ली, 2 इकाई, क्योंकि यहाँ ये 14 यहीं बराबर आ रहा है, इंटू इसकी कीमत कितनी है, 3। तो कितना हुआ, 8 + 6। ठीक है, तो कितना हुआ, 14। इसका मतलब दूसरी शर्त भी यहाँ बराबर हो रही है, दूसरी शर्त भी यहाँ आपकी क्या हो रही है, बराबर हो रही है। इसका मतलब एक उपभोक्ता अक्स वस्तु की 4 इकाई और वाई वस्तु की 2 इकाई का प्रयोग करेगा, उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। तो आप यहाँ आप देखना कि आपको पहले ये टेबल बनाते समय ये दिमाग में नोट आउट रखना है कि हमें कितनी इकाइयों को बराबर लेना है। एक काल्पनिक उदाहरण बनाने के लिए तो आपको यहाँ ये 28 और यहाँ ये 42, 28 में हमने कितने का भाग दिया, 2 का भाग दिया। ठीक है, और यहाँ 42 में हमने कितने का भाग दिया, 3 का दिया। तो इस प्रकार यहाँ आप ये मान है वो आप थोड़ा ध्यान में रखना, बाकी ये मान कुछ भी रख लेना, क्योंकि ये मान रख रहे हो इसका मतलब इस 28 में यहाँ जो मान रख रहे हो उसमें 2 का भाग देंगे, और यहाँ जो 42 के जगह मान रख रहे हो उसमें 3 का भाग देंगे, और भाग देने के बाद ये मान बराबर आना चाहिए। थोड़ा समझने की बात है। बाकी आप इसको 40 की जगह 42 कर दो, 36 की जगह 38 कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ बात ये है कि एक तो ये घटती हुई होनी चाहिए, दूसरी आप जितनी इकाइयाँ बराबर लेना चाह रहे हो, हमने 4 और वाई की कितनी लेना चाहते हो, 2, तो वहाँ आप ये मान ऐसा रखना है
कि इनका कीमतों के भाग देने पर वो मान कैसा आए, बराबर आए। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं 14 ये मान है वो बराबर आ रहा है। अब आपके जहन में एक सवाल और उठ रहा होगा बच्चों कि क्यों हमें ये आवश्यकता क्या है। तो हम यहाँ देखें कि हमने अक्स की 4 इकाई का प्रयोग किया है। तो 4 इकाई का प्रयोग किया है, तो 4 इकाई का प्रयोग करने से कुल उपयोगिता कितनी मिली। तो पहली इकाई से कितनी मिली है 40, दूसरी इकाई से कितनी मिली है 36, तीसरी इकाई से कितनी मिली है 32 और चौथी इकाई से कितनी मिली है 28। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी ये टोटल यूटिलिटी कितनी आ रही है, ये हो गया 16, तो ये हो गया 5, 10 और 13, 136। कितना हो गया 136 हो गया। ठीक है, और y की कितनी इकाई ले रहे हैं 2, तो इससे मिलने वाली उपयोगिता कुल कितनी हुई 48 प्लस 42, ये हो गया 10 और 90। टोटल यूटिलिटी कितनी मिली है अक्स की 4 और y की 2 इकाइयों से 136 प्लस 90 यानी 6 और ये हो गया 226। अब मान ले कि उपभोक्ता इस प्रकार न करे। अभी हमने देखा कि 226 मिल रही है। ठीक है, अब उपभोक्ता मान ले कि अक्स की 4 इकाई न प्रयोग करके कितनी करता है 3 करता है, 3 करता है। तो इसका मतलब यहाँ टोटल जो यूटिलिटी है वो कितनी होगी 40 प्लस 36 प्लस 32 यानी ये हो गया 8 और 108, 108। अब इसकी 3 कर रहा है, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं इस y की इकाइयों में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। क्या करेगा, वृद्धि करेगा। तो वृद्धि करने पर आप देखोगे कि ऐसी स्थिति में यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि 48, 42 और ये 36। पहली बात तो ये खरीद नहीं पाएगा क्योंकि इस अक्स वस्तु की कीमत कितनी है 2 इकाई और y वस्तु की कीमत कितनी है 3 इकाई, 3 रुपये है, इसकी 2 रुपये है, तो ऐसा खरीद नहीं पाएगा। और दूसरी अगर हम इस स्थिति का अपन देखेंगे तो कहीं ना कहीं मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो कम प्राप्त होगी क्योंकि वो उस पूरी इकाई तो खरीद नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास इतने रुपए नहीं है। और अगर वो यहाँ हम देखेंगे कि उसकी इकाइयों में वृद्धि करेगा तो ऐसी स्थिति में उसकी कुल संतुष्टि है वो, चाहे वो अभी हमने देखा टोटल जो हमारा आ रहा था दोनों इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता का, वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं किया जाएगा तो वो कैसा होगा, कम प्राप्त होगा। तो ऐसी स्थिति में हम देखें कि उपभोक्ता के संतुलन की 2 शर्त होनी जरूरी है। एक तो इनकी सीमांत उपयोगिता और कीमतों का अनुपात बराबर होना चाहिए और आय के बराबर व्यय होना चाहिए। ठीक है, इसको आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझें। तो यहाँ आप देख रहे हो ये एक डायग्राम लिया है हमने, यहाँ ये अक्स वस्तु को दर्शाया है इस तरफ और इस तरफ हमने वाई वस्तु को दर्शाया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देख रहे थे कि 1 इकाई पर कितनी यूटिलिटी मिली थी, 2 इकाई पर अक्स की कितनी मिली है, 3 इकाई पर कितनी मिली है, वो हमको ये टेबल पर देखकर बना देना है। ये वाला इनके अनुपात वाला, ये MUX/PX और MUI/PY वाला। ठीक है, ये वाला आपको बनाना है। ठीक है, तो आप देखोगे कि इसके आधार पर 1 के आधार पर कितनी मिली, 2 पर कितनी मिली, 3 पर कितनी मिली, और इस प्रकार y वाली देखेंगे टेबल में हम देख लेंगे MUI/PY वाला, और वो इस प्रकार से हम बना देंगे। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि अक्स की कितनी इकाई थी, 4 इकाई का प्रयोग कर रहे थे, तो सीमांत उपयोगिता, और y वस्तु की कितनी इकाई, 2 इकाई, और उसकी सीमांत उपयोगिता ये। इस प्रकार इससे मिलने वाली टोटल यूटिलिटी ये वाला क्षेत्र और इससे मिलने वाली टोटल यूटिलिटी ये वाला क्षेत्र। अब उपभोक्ता ऐसा नहीं करता हो, वो अक्स की 4 इकाई न करके 5 कर रहा हो, तो आप देखोगे 5 इकाई पर उसको यहाँ इसके बराबर उपयोगिता मिल रही है। ठीक है, अगर इस टेबल में हम देखें तो 5 इकाई अक्स पर उसको मिलने वाली 12 कितनी है 12, तो यहाँ ये ए बिंदु 12 पर आएगा। इसका मतलब है कि इस क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल आपको दिखाई दे रहा है,
इसके समान उसकी उपयोगिता में क्या होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि 1 इकाई बढ़ा रहा है, 4 से कितनी कर दी 5। इसका मतलब अक्स वस्तु की जो मिलने वाली टोटल यूटिलिटी है उसमें इस क्षेत्र के समान क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अब इसकी बढ़ा रहा है, इसका मतलब इसकी कम करनी होगी। पहली बात तो ये y की अब यहाँ देखें कितनी कर दी, 2 से कितनी कर दी 1, क्योंकि क्यों कर दी, क्योंकि उसके पास पैसे कितने हैं, 14 रुपये है। इसका मतलब इसकी बढ़ा रहा है तो अक्स की y की क्या करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा। अब आप देख रहे हो कि 1 इकाई पर उसकी यहाँ उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता कितनी है, 16। इसका मतलब पहले तो यहाँ इतनी थी, अब इस आकृति के समान उसकी उपयोगिता में, कुल उपयोगिता में क्या हो रही है, कमी हो रही है। अब देखो बच्चों, आपसे पूछे वृद्धि किस आकृति के समान हो रही है, इस आकृति के समान, और कमी किस आकृति के समान हो रही है, इस आकृति के समान। अब आप बताओ कि ये आकृति बड़ी है कि ये आकृति बड़ी है, तो आप कहोगे ये वाली आकृति, बी वाली आकृति बड़ी है। इसका मतलब कमी ज़्यादा हो रही है और वृद्धि कम हो रही है, तो आपको क्या होगा, नुकसान होगा। इसको अगर हम इस तालिका के द्वारा समझें तो आप देखो कि पहले वो यहाँ देखो कितनी मिल रही थी, 20 प्लस 18 प्लस 16 प्लस 14, तो ये हो गया 8 और 48, और इसकी कितनी इकाई थी, 2 इकाई ने, 16 प्लस यानी 30, तो ये 48 प्लस 30 कितना हो गया टोटल है, 48 प्लस 30 हो गया जी 78। यानी पहले जब अक्स की 4 इकाई और वाई की 2 इकाई का प्रयोग कर रहा है तो कितनी 78 उसको क्या मिल रही थी, कुल उपयोगिता मिल रही थी। अब वो वाई अक्स की 1 बढ़ा रहा है, तो 1 बढ़ाते अब कितनी और वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि 5वीं इकाई से कितनी मिल रही है, 12। इसका मतलब 48 तो पहले थी और इसमें 12 और जोड़ दें 10, और ये हो गया 60। ठीक है, 60 हो गया। और अब इसकी बढ़ा रहा था तो इसकी 1 कम करनी पड़ेगी, तो ये कितनी हुई, 16, तो 16 और जोड़ दो इसमें, तो कितना हो गया 76। तो आप देख रहे हो कि अक्स की 5 और वाई की 1 इकाई के द्वारा कुल उपयोगिता कितनी मिली थी, 76, और पहले कितनी मिल रही थी, 78। इसका मतलब 76 क्या है, कम है। इसलिए उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि वहीं प्राप्त होगी जहां सीमांत उपयोगिता और कीमतों का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। और बच्चों ये डायग्राम बनाना चाहते हो तो बना लेना, नहीं बनाते तो कोई बात नहीं, वैसे तो सरल सा है। इस टेबल को देखना है, MU(x) अपॉन PX वाला और MU(y) अपॉन P वाली बना आपको देखकर ये एक यहाँ रेखा खींचनी है और एक ये खींचनी है, और इसकी 2 इकाई और इसकी 4 इकाई के यहाँ ये क्या है, समसीमांत उपयोगिता रेखा है, और यही उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। ठीक है, और इस डायग्राम की आप व्याख्या, इस तालिका की व्याख्या कर देना कि उपभोक्ता को अक्स वस्तु की 4 इकाई और वाई वस्तु की 2 इकाई पर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी, क्योंकि यहाँ संतुलन की दोनों शर्त पूरी होती है, इसलिए उपभोक्ता यहाँ संतुलन की स्थिति में होगा। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। उसके बाद आप देखिए इसकी सीमाएं हैं, इसकी सीमाएं आपको इसमें देखना है कि पहली इसकी सीमाएं या कमियां हम देख रहे हैं कि जो उपभोक्ता है उसको वैकल्पिक पसंदों की पूर्ण जानकारी नहीं होती। बहुत ही कम चांस ऐसे होते हैं कि उपभोक्ता को जो भी उसके विकल्प हैं वस्तुओं की, उसकी पूरी जानकारी हो। अधिकांश से देखते हैं कि उपभोक्ता को उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है और वो जो इन वस्तुओं का विकल्प चुनता है उसमें वो भ्रमित हो जाता है। दूसरी इसमें समस्या देखें कि उपभोक्ता विवेकशील होना। इसमें हमने असम्पशन मान्यताएं ली हैं कि उपभोक्ता विवेकशील होता है, लेकिन अधिकांशतः देखते हैं कि उपभोक्ता कई बार ऐसा व्यवहार करता है कि वो विवेकशील नहीं होता। कई बार हम देखते हैं कि कई बार उपभोक्ता के दिमाग में इस प्रकार की भ्रांति आ जाती है कि कोई वस्तु ज़्यादा महंगी होगी वो उतनी अच्छी होगी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अच्छी पैकिंग में भी खराब माल निकल सकता है। और तीसरी हम देखें कि वस्तुएं विभाज्य होती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कई वस्तुएं ऐसी होती हैं कि वो विभाज्य नहीं होती, उनको टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता। जैसे कार है, मकान है,
अब उनको हम टुकड़ों में बांट नहीं सकते हैं। ठीक है। और चौथी है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता हमने यहाँ स्थिर ली है, लेकिन वास्तव में देखते हैं कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है वो स्थिर नहीं होती है। कई बार तेजी की स्थिति होती है, कई बार मंदी की स्थिति होती है। और बजट की जो अवधि होती है वो अनिश्चित होती है। तो इस प्रकार ये कुछ सीमाएं दे रखी हैं, इनसे भी प्रश्न बन सकता है। और इसकी सम सीमांत उपयोगिता नियम की महत्व भी दे रखा है कि इसका महत्व क्या है कि उपभोक्ता अपना चुनाव कर सकता है जिससे उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। इसी प्रकार उत्पादक है वो भी अपने सीमित साधनों का इस प्रकार से प्रयोग करे उसको अधिकतम लाभ प्राप्त हो, अधिकतम उत्पादन प्राप्त हो। इस प्रकार विभिन्न ऐसे क्षेत्र हैं जहां सम सीमांत उपयोगिता नियम का महत्व है। तो कहने का मतलब आपको एग्जाम में अगर सम सीमांत उपयोगिता नियम की बड़े प्रश्नों में पूछा जाए तो इसके वो 2-4 नाम है वो लिखने हैं, उसके बाद उसका अर्थ लिखना है। और मैंने वो टेबल बनाई है वो आपको ध्यान में रखनी है। वो कैसी भी बनाओ आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो घटती हुई होनी चाहिए उसकी सीमांत उपयोगिता। फिर ये डायग्राम बनाना है और उसकी व्याख्या करनी है। डायग्राम आप बना पाओ तो अच्छी बात है, और नहीं बना पाओ तो कोई बात नहीं, तालिका जरूर बनानी है। वैसे डायग्राम सरल सा है। आज के लिए बस इतना ही। आगे आपको एक नए टॉपिक के साथ आएंगे।